Welcome back, friends, in this video, and we will be resuming our topic of CSR. और आज जो है कंप्लीट कर लेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़े हुए सभी प्रोविजंस। आवाज़ सही आ रही है? दैट्स ग्रेट। कल जो है हमने जो 9 पॉइंट पढ़ा था, इसमें एक अमेंडमेंट है। तो पहले मैंने आपको जो है आपके स्टडी मटेरियल का करा दिया, अब मैं आपको उसकी अमेंडमेंट करवा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है या फंड्स आपने प्रोवाइड करे हैं किसी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स को, जो कि नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करते हैं, लोकेटेड विद इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, तो ये बहुत अन्याय हो गया। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जो आपके इंक्यूबेटर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड करने पर जो है CSR का बेनिफिट दिया गया है। तो इसको जो है काट दिया गया, मतलब कि इसका स्कोप को जो है एक्सपेंड कर दिया गया है। और करवा तो मैं कल भी सकता था, मेरे पास लिखा हुआ था अमेंडमेंट, पता नहीं फ्लो में जो है आपको स्टडी मटेरियल ही करा दिया। और अब जो है अमेंडमेंट मैं करवा देता हूँ। क्या अमेंडमेंट कहती है, पढ़ रहा हूँ भाई। अमेंडमेंट कहती है, आप लिख लेना कॉपी में, कंट्रीब्यूशन, हाथ से लिखना ज़रा, कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर्स का मतलब जो इंक्यूबेट करते हैं, जो कोई नई चीज़ पैदा करते हैं, मतलब कोई डेफिनेटली नया आविष्कार करते हैं। कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स फंडेड बाय, लिखना दोबारा से, कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी एजेंसी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या एजेंसी, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की। एंड कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज, ये जो है इसमें ऐड कर दिया गया है। तो पहले आप यहां तक अभी नोट डाउन कर लीजिए। कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एजेंसी, एनी एजेंसी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की एजेंसी, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की, और साथ में जो है पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़। पब्लिक फंडेड का मतलब जिसको गवर्नमेंट ने फंड किया है, उनको भी पैसा दे दोगे इनक्यूबेटर के लिए, जहाँ पर कुछ नया आविष्कार होता है, तो वो CSR माना जाएगा। और IIT को देंगे, नेशनल लेबोरेटरी को देंगे, ऑटोनॉमस बॉडीज को देंगे जो कि इंगेज्ड है इन कंडक्टिंग रिसर्च इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एटसेट्रा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एटसेट्रा। तो नेशनल लेबोरेटरी हो गया, साथ में ऑटोनॉमस बॉडी, ऑटोनॉमस का मतलब जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ऑटोनॉमस बॉडी इंगेज्ड इन कंडक्टिंग रिसर्च इन साइंस टेक्नोलॉजी। दोबारा पढ़ दूंगा, मुझे पता है राइटिंग खराब है। पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज, IITs, नेशनल लेबोरेटरीज, ऑटोनॉमस बॉडीज इंगेज इन कंडक्टिंग रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो ये जो है, यहां पर भी अगर आपने कंट्रीब्यूशन करा है तो वो CSR का कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। लिखा था ना इंक्यूबेटर्स, कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स फंडेड बाय, तो फंडेड बाय के बाद ये इतनी सारी बातें लिखी थी। तो यहां भी इंक्यूबेटर का ही पॉइंट है, कोई नया पॉइंट नहीं इंट्रोड्यूस करा है, बस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस वाले जो हैं उन इंक्यूबेटर्स को हटाकर बाकी सारे ले आए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक फंडेड एटसेट्रा एटसेट्रा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का हम सर्कुलर कर रहे हैं, सर्कुलर नंबर 2114, डेटेड 18 जून 2014, जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करी गई है। अब ये जो भी बातें हैं ये आपकी सेक्शन में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी बातें काफ़ी नई भी हो सकती है, बट यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं। यहाँ लिखा है कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, CSR रूल्स वगैरह बने हैं, उसका मेन काम है कि वो इंश्योर करे कि जो भी एक्टिविटीज़ आप अंडरटेक करने वाले हैं अपनी CSR पॉलिसी में, वो शेड्यूल 7 की एक्टिविटीज़ से रिलेट करे। हालांकि हम उसे जो है थोड़ा सा लिबरल इंटरप्रिटेशन मानेंगे कि भैया अगर एक वर्ड लिख दिया है तो उस वर्ड का ब्रॉड सेंस में जो है हम उसे काउंट करें, यानी कि उसमें कुछ चीज़ इंक्लूड हो सकती है तो इंक्लूड कर लें। ये नहीं कि एक शब्द लिख दिया है तो बस उसी पर हम स्टिक करें। जैसे कि यहाँ पर कुछ भी एक वर्ड लिख दिया है, रूरल स्पोर्ट्स, तो अब रूरल स्पोर्ट्स में कौन से आ सकते हैं, उसमें
वाइड मीनिंग है, लिबरल मीनिंग है, इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड करी जा सकती है। ये आपका जो है क्लैरिफिकेशन बोलती है, ठीक है ना। इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड जो CSR एक्टिविटीज़ होंगी शुड बी अंडरटेकन बाय द कंपनी इन प्रोजेक्ट प्रोग्राम मोड, यानी जब पैसा दे दिया काम खत्म, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप पैसा दे सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप पैसा नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं, बट आप जिनको पैसा देंगे वो फिर किसी प्रोजेक्ट प्रोग्राम में इन्वेस्ट करेंगे और उसकी डिटेल आपको शो करनी पड़ेगी अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में। दैट मीन्स कि जो वन ऑफ आइटम होते हैं कि आपने एक ऐड डाल दी, मैराथन करवा दिया, अवार्ड करवा दिया, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन कर दिया, स्पॉन्सरशिप दे दिया टीवी प्रोग्राम को, वो सब CSR एक्सपेंडिचर नहीं है। वन ऑफ आइटम जो एक बार कर दिया खत्म। इट शुड बी अ प्रोग्राम, इट शुड बी अ प्रोजेक्ट। ये कुछ होना चाहिए कि आप कुछ नई चीज़ कर रहे हैं, नई जगह पर जो है एक्सपेंडिचर डाल रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में आप डाल रहे हैं जो फेस मैनर में कंप्लीट होगा, अब चाहे वो खुद करें या किसी इंस्टीट्यूशन से कराएं। डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंपनीज फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एनी एक्ट और स्टैट्यूट। आप एक्ट की कोई बात का पालन करने वाले हैं तो वो आपका CSR एक्सपेंडिचर नहीं होगा। सैलरी अगर कंपनी देती है अपने रेगुलर CSR स्टाफ को और जो उनके वॉलंटियर्स हैं, दैट कैन बी फैक्टर्ड इन CSR प्रोजेक्ट कॉस्ट एज पार्ट ऑफ CSR एक्सपेंडिचर। मतलब इन प्रोपोर्शन टू कंपनीज टाइम आवर्स स्पेंड स्पेसिफिकली ऑन CSR। मतलब कह रही है, वैसे बता रहे हैं कि अगर कोई आपके एम्प्लॉय ने जो है वो तो आपके मंथली पेरोल पर होगा, भाई 30,000 की सैलरी ड्रॉ कर रहा होगा, आपने उसको बोला कि भैया ये 3 दिन जो है तुम्हें CSR का काम करने के लिए वहाँ जाना है, CSR के प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें जाना है, तो उतना पोर्शन जो उसने टाइम डिवोट किया है CSR के लिए वो हम काउंट कर लेंगे, भैया इतना पैसा जो दिया है ये CSR की कॉस्ट में जाएगा। और फाइनेंशियल ईयर जो होगा, जहां पर भी वर्ड फाइनेंशियल ईयर आ रहा है उसका मतलब है 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो खैर वो तो कॉमन सेंस से पता ही हमें, पिछले 3 साल का हम चेक करते हैं। फॉरेन होल्डिंग कंपनी जो होगी वो भी CSR एक्टिविटी करेगी, तो वो कर सकती है। अगर उसकी सब्सिडरी है तो डेफिनेटली सब्सिडरी पर देखेंगे हम, क्या सब्सिडरी जो इंडिया में सिचुएटेड है क्या उसको CSR के प्रोविजंस कंप्लाई करने नहीं करने, और अगर करने हैं तो भाई होल्डिंग कंपनी भी जो है वो चाहे तो अपनी सब्सिडरी के भी यहाँ पर जो है CSR करवा सकती है। रजिस्टर्ड ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड होगी, वो भी इंक्लूड होगी इसमें। ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन है, कुछ ना चीज़ें बताई गई हैं। कंट्रीब्यूशन जो करते हैं कॉर्पस में, कॉर्पस ट्रस्ट में, सेक्शन 8 कंपनी में, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है वो CSR एक्सपेंडिचर हम मान लेंगे एज लॉन्ग एज ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनीज क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटीज और वेयर द कॉर्पस इज क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस डायरेक्टली रिलेटेड टू सब्जेक्ट कवर्ड इन शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट। तो अगर आप सेक्शन 8 कंपनी को दे रहे हैं, आप किसी ट्रस्टी सोसाइटी को पैसा दे रहे हैं, तो एक तरह से वो वन ऑफ आइटम है कि आपने पैसा दे दिया काम हो गया, बट आप डायरेक्टली काम ना कर कर आप इनको दे रहे हैं जिनका पर्पस क्या है कि वो CSR एक्टिविटीज़ करे, शेड्यूल 7 में जो एक्टिविटीज़ लिस्ट है उसे करें, वो उसे पालन करें। तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आप कर सकते हैं, तो इन्हें भी आप पैसा दे सकते हैं, इट्स ओके। बट आप वन ऑफ आइटम खुद ही जो है आप मैराथन वगैरह करवा देंगे, वो चीज़ नहीं चलेगी, वो चीज़ नहीं चलेगी। तो ये चीज़ है, आपने डायरेक्टली कुछ चैरिटी के लिए आपने कंट्रीब्यूशन कर दिया, वो नहीं चलेगा। बट हाँ, सेक्शन 8 कंपनी जिसका काम ही चैरिटी करवाना है उसको आप दे सकते हैं, तो वो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह कराएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अपनी बोर्ड रिपोर्ट में बताएंगे, डिस्क्लोज करेंगे कि भैया हमने जो है CSR के लिए जो है कमेटी बना ली है। साथ ही में अगर वो एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते 2%, कम से कम 2% का जो एवरेज प्रॉफिट का एक्सपेंडिचर है CSR के लिए नहीं कर पाते, अगर डेफिनेटली उन पर प्रोविजन लगते हैं फिर नहीं कर पाते, तो उन्हें बताना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा क्यों नहीं कर पाते। और यदि वो रीज़न नहीं दे पाते तो उन पर जो है पनिशेबल होगा। क्या पनिशेबल होगा, तो कंपनी जो है उस पर क्या लगेगा, फाइन, जो कि 50,000 से लेकर 25 लाख रुपीज़ तक हो सकता है। और जिस ऑफिसर ने डिफ़ॉल्ट करा है उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल तक की, 1 दिन भी हो सकती है, 3 साल भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, मे एक्सटेंड टू 3 years, और विद अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़ और विद बोथ। तो दोनों में से कुछ भी होता है, मतलब अल्टीमेटली इसलिए लिखा जाता है कि बंदे को बोला फाइन दो, वो कहता पैसा ही नहीं मेरे पास, अब पैसा ही नहीं है तो जेल में डाल देंगे और क्या करेंगे, जेल की हवा खिलाएंगे और क्या करें। ठीक है भैया, इंडिया के जेल तो इतने ख़राब हैं, बाहर वाले जेल हो तो बंदा कहेगा ठीक है भाई मैं यहीं रह आता हूँ, बढ़िया खाना मिलता है, 5 स्टार होटल से कम नहीं होते बाहर के जेल।
बाहर की कंट्री में, इंडिया में दिक्कत है, वरना बाहर तो ऐश ही ऐश है। तो ये चीज़ हो गई आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अब CSR के बारे में मैं एक चीज़ और करवाऊंगा आपको। हमने जो है यहाँ तक कर लिया था सिर्फ CSR एक्टिविटीज़ के बारे में, कुछ रूल 4 बना हुआ है, जो रूल्स में कुछ बातें लिखी हुई है। कंपनी CSR पॉलिसी रूल्स, पॉलिसी के रिगार्डिंग कुछ रूल्स बन गए, उसके बारे में बात करेंगे। CSR एक्टिविटीज शैल बी टेकन बाय कंपनी एज पर इट CSR पॉलिसी। हमें तो मालूम है ना सर, कंपनीज अपनी CSR एक्टिविटी CSR पॉलिसी के हिसाब से करेगी, और जो प्रोजेक्ट्स वगैरह वो करेंगे वो उसके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाली चीज़ें नहीं होगी। अब मैंने यही कहा कि मैं एक बैंक गया, बैंक का काम क्या होता है, बैंकिंग को फैसिलिटेट करना, अपने बिजनेस को ग्रो करना। अब वो रिटेलर में अपनी जो है एक ATM टाइप की मशीन जो है, जो कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन है, वो दे रहे हैं और कह रहे हैं भैया ये तो CSR एक्टिविटी है। मैंने कहा ये तो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, आपके बिजनेस से जुड़ी हुई चीज़ आप कर रहे हैं, दूसरा उसमें आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं और इसको आप CSR एक्टिविटी मान रहे हैं। और वो भी आप कैसे कर रहे हैं, जो आपकी मेन हेडर कंपनी है उसकी आपने एक सेक्शन 8 कंपनी बना दी है, उस सेक्शन 8 कंपनी को आप बोलते हैं कि हमने CSR का पैसा दे दिया, और इस सेक्शन 8 कंपनी से आप जो है अपना ही प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी, मैंने रिपोर्ट कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि KPMG वालों ने इसको कैसे लिया होगा। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका ये काम है कि जो CSR एक्टिविटीज़ हैं उसे वो अंडरटेक कराएं, जो कि CSR कमेटी ने जिसको हरी झंडी दी है। आप लोगों को तो पता ही है कि बहुत सारी CSR एक्टिविटीज़ करी जा सकती है, शेड्यूल 7 में दे रखा है। हालांकि ज़रूरी नहीं कि कंपनी सभी सेक्टर में सभी जगह पर जो है इन्वेस्ट करे और अपनी CSR एक्टिविटीज़ करे। कंपनी जहाँ भी जिस भी एरिया में CSR एक्टिविटी करना चाहते हैं, इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, एम्पावरिंग वुमेन, एटसेट्रा एटसेट्रा, जहाँ भी करना चाहते हैं, एजुकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, तो जो भी CSR कमेटी ने बोला है और बोर्ड ने डेफिनेटली अप्रूव किया होगा, तो दोनों ने ही जो है सलाह मशवरा करा है। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का थोड़ा दायित्व बनता है कि वो देखें कि क्या ये जो है हमारी CSR एक्टिविटीज़ ये हो रही है नहीं हो रही, और होएगी कैसे, होएगी कैसे, थ्रू अ कंपनी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट और रजिस्टर्ड ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय द कंपनी आइदर सिंगली और अलोंग विथ एनी अदर कंपनी। इसका मतलब जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि आपकी एक कंपनी है जिसको CSR एक्टिविटीज़ करनी है, तो उसने अपनी एक सेक्शन 8 कंपनी बनाकर रखी है। जो भी CSR का फंड होता है, जो भी CSR का फंड होता है वो सेक्शन 8 कंपनी को देते हैं, और फिर जो है सेक्शन 8 कंपनी आगे उसको करवाती है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जो कंपनी है वो खुद ही जो है अपनी एक ट्रस्ट बना सकती है, या फिर कोई सेक्शन 8 कंपनी बना सकती है खुद की, और उससे जो है CSR का एक्सपेंडिचर करवा सकती है। या फिर जो कंपनी है जो कि सेक्शन 8 कंपनी है या रजिस्टर्ड ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से कोई एंटिटी बनी है, उसने एस्टैब्लिश करा है, उसने एक सेक्शन 8 कंपनी को एस्टैब्लिश करा है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट रजिस्टर्ड सोसाइटी को एस्टैब्लिश करा है, तो आप उसके थ्रू भी जो है CSR एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। तो ये दो चीज़ बताई गई है। हालांकि अगर आप जो है आपने खुद सेक्शन 8 कंपनी नहीं बनाई, आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या जो भी है उनकी सेक्शन 8 कंपनी या ट्रस्ट में जो है पैसा नहीं डाला CSR का, तो आप जो है कोई और सेक्शन 8 कंपनी में भी दे सकते हैं जो किसी और ने बनाई होगी। यानी आपकी खुद की भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं है, किसी और की रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, किसी और की सेक्शन 8 कंपनी है, कोई और रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो वो वाला काम कर रही है, जिसके लिए भी आपने जो है अप्रूव किया है, जो शेड्यूल 7 में एक्टिविटीज़ आ रही थी और आपने अप्रूव किया कि हम ये वाली एक्टिविटीज़ करेंगे। तो अगर ऐसी कोई और एंटिटी भी है तो आप उसको भी पैसा दे सकते हैं, पर आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि कम से कम उसका 3 साल का जो है अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। Established track record of 3 years in undertaking similar programs or projects, and the company has specified the projects or programs to be undertaken, the modalities of utilization of funds of such projects and programs, and the monitoring and reporting mechanism। ये चीज़ें हैं सर। मतलब कि उसका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो सिमिलर प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स करने में, और कंपनी ने जो है स्पेसिफाई करा हो कोई प्रोजेक्ट या प्रोग्राम जिसको अंडरटेक करना है, फंड्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे उस प्रोजेक्ट प्रोग्राम के लिए, और उसको मॉनिटर रिपोर्ट भी करेंगे। तो अगर वो सब चीज़ें होती हैं तो डेफिनेटली आप किसी और सेक्शन 8 कंपनी को भी पैसा दे सकते हैं। साथ में जो कंपनी है वो किसी और कंपनी के साथ भी कोलैबोरेट कर सकती है। और किस चीज़ का कोलैबोरेट करेंगे,
फॉर अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स और CSR एक्टिविटीज in such manner that the CSR committees of respective companies are in a position to report separately on such projects or programs in accordance with these rules. आपको भी CSR एक्टिविटी करना है, किसी और को भी करना है, दोनों कंपनियों को करना है, तो यार मिलकर कर लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हालांकि जो भी आप पैसा देंगे उसको आप सेपरेटली, जो जो पैसा लगेगा प्रोजेक्ट में, आपका कितना है उसका कितना है, वो आप अलग अलग डिस्क्लोज करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। उस केस में आप किसी और कंपनी के साथ मिलकर भी अपने CSR एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। जो भी आप CSR एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो आप सिर्फ इंडिया में करेंगे। इंडिया के बाहर किया हुआ कोई भी CSR का काम, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम काउंट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5 कहता है आपका, ये हम पढ़ रहे हैं CSR एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए रूल पढ़ रहे हैं, कंपनीज CSR पॉलिसी रूल्स। रूल नंबर 4, CSR प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ हैं दैट बेनिफिट ओनली एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, और उनकी जो फैमिलीज़ को जो है बेनिफिट मिलने वाला है, ऐसे जो प्रोग्राम होंगे जो सिर्फ एम्प्लॉयज और उनकी फैमिली को बेनिफिट पहुंचाएंगे, उन्हें हम CSR एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं मानेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है सर? हाँ जी सर, क्लियर है। कंपनी चाहे तो CSR की कैपेसिटी बिल्ड कर सकती है। कैपेसिटी मतलब कि जैसे कि प्लांट की कैपेसिटी होती है, ये प्लांट जो है 100 टन जो है प्रोड्यूस कर सकता है, वैसे ही CSR के लिए भी कैपेसिटी बना सकते हैं कि भैया ये बंदे जो है CSR का काम करेंगे। तो काम करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बंदे हैं, उसके लिए वो अपनी कैपेसिटी डेवलप करवा सकते हैं। और जो बंदे इसमें इन्वॉल्व होंगे, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, वो 5% जो भी आपका, जैसे मान लेते हैं 1 लाख रुपए का CSR एक्सपेंडिचर बना, 2 लाख का बना, तो उसका 5% जो है आप इन एम्प्लॉयज़ की जो आपने बनाई है कैपेसिटी और एडमिन एक्सपेंसेस है, उसे भी आप मान लेंगे कि आपने CSR एक्सपेंडिचर ही किया है। बात समझ रहे हैं आप? एक्चुअली में तो जब आप गरीबों की मदद करेंगे तो वो जो खर्चा किया गया है वो आपका CSR एक्सपेंडिचर है, पर जितना भी टोटल आपका आउटले है उसका 5% जो एम्प्लॉयज़ इसको करवा रहे हैं, आपने जो है CSR एक्टिविटी करवाने के लिए जो अपनी कैपेसिटी बिल्ड करी है, तो 5% का खर्चा आप उसमें भी दे सकते हैं। अमाउंट जो है आप पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूट करेंगे तो काम नहीं चलेगा, उसे हम CSR एक्टिविटी नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एक आ रहा है, CSR जो है आपका कंप्लीट होने वाला है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सभी प्रोविजंस जो है कंप्लीट होने वाले हैं। एग्जाम्पल कहता है ADV लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड हैज वेरियस प्रोजेक्ट्स which are under execution in Delhi NCR region. The company is also looking for new projects, particularly in southern part of India, based on an understanding that the margins are very high over there. अच्छा ठीक है भैया, आप करो, एक्सपेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, आप जो है 21 ले लेना, इसमें ना 2-3 साल पुराना लिखा हुआ है। कंपनी गॉट कवर्ड विद इन द रिक्वायरमेंट ऑफ CSR considering the nature of its business. Company has a large employee base and it decided to spend CSR on some activity related to construction which would benefit its employees and would indirectly also help the business of the company. तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ बेनिफिट करना चाहते हैं, क्या वो CSR एक्टिविटी है? नहीं सर, नहीं सर। आंसर कैसे लिखेंगे आप बताएंगे, प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज दैट बेनिफिट ओनली द एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज शेल नॉट बी कंसीडर्ड एट CSR एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद। सेक्शन नंबर का रेफरेंस आप डाल सकते हैं, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, यहाँ तक लिख सकते हैं, शेल नॉट बी कंसीडर्ड एज CSR एक्टिविटीज। अकॉर्डिंगली इन द गिवन केस, एक्टिविटी जो करी है वो क्या है, जिससे कि बिजनेस को फायदा होगा, उनके एम्प्लॉयज को फायदा होगा, तो इसका मतलब ये CSR एक्टिविटीज नहीं मानी जाएगी। एक्सेप्शंस टू CSR एक्टिविटीज। एक्सेप्शंस का मतलब देखो, वैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट यहाँ दोबारा से लिख दिया है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल। पता लगे कि आपके जो है क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी CSR एक्टिविटीज़ नहीं है, या फिर MCQ में पूछ लिया कि ये क्या CSR एक्टिविटी है या नहीं है। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट उसके बाद भी ये 3 पॉइंट तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो आप इंडिया के बाहर करते हैं एक्टिविटी, वो CSR एक्सपेंडिचर नहीं काउंट होता है। जो आप एम्प्लॉय और उनकी फैमिली के लिए करते हैं सिर्फ, वो भी काउंट नहीं होता है। जो आप पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो भी आपका जो है CSR एक्टिविटी काउंट नहीं होता है। ये हमने पहले भी कर लिया, यहाँ दोबारा से दे दिया है, यहाँ दोबारा से दे दिया है। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसा सेक्शन 198 में बताया गया है, जो कि शायद अभी आपके कोर्स में भी नहीं है, और जहाँ तक मुझे याद है अकाउंटेंसी में करवाया जाता है।
जहाँ हम कंपनियों की जो देखते हैं मैनेजरियल रेमुनरेशन निकालते हैं, शायद वहाँ पर जो है प्रॉफिट निकालना बताया जाता है। तो वैसे आप प्रॉफिट निकालेंगे, उसका एवरेज कर लेंगे। हालांकि नेट प्रॉफिट में जो है, अगर आपकी कोई ओवरसीज़ ब्रांचेज हैं जो कि आप बाहर जो है ऑपरेट करते हैं, तो कंपनी तो इंडिया की हो गई ए लिमिटेड, इंडिया में ऑपरेशन है, बाहर भी ऑपरेशन है। अब प्रॉफिट कौन से देखोगे? बाहर वाली ब्रांच के जो प्रॉफिट है उसे आप इंक्लूड नहीं करोगे। और अगर कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है फ्रॉम अदर कंपनीज इन इंडिया विच आर कवर्ड अंडर एंड कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट, मतलब उन पर भी है ये पर्टिकुलर एक्ट लगता है, उन कंपनी से आपको डिविडेंड मिला है, उसे भी आप अपने प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनाएंगे। However, net profit in respect of financial year for which the relevant financial statements were prepared in accordance with the provisions of the Companies Act 1956, मतलब यार हो सकता है कि पहले का भी जो पिछला जो प्रॉफिट बनाया हो वो 1956 के हिसाब से चल रहा हो, है ना, क्योंकि आपने जो है कंपनीज एक्ट 2013 आया तो उसके बाद 2 साल दिए थे शिफ्ट करने के लिए, और धीरे धीरे जो है फेस्ड मैनर में जो है कंपनीज एक्ट आया था। इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि आपको रिकैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ये आपके लिए रिलेवेंट होगा भी नहीं, क्योंकि प्रेजेंटली आप देखेंगे तो कंपनीज एक्ट 2013 ही लग रहा है ना, और पुराने तो कई साल निकल चुके हैं। तो बस यही है बस। और फॉरेन कंपनी का भी है, अगर निकालना है तो जैसे नेट प्रॉफिट निकालते हैं सेक्शन 198 में, वैसे ही फॉरेन कंपनी के लिए भी हम कैलकुलेट करेंगे। फॉरेन कंपनी का वैसे पेपर में प्रैक्टिकल नहीं आना चाहिए, प्रैक्टिकल जो है इंडियन कंपनी का ही आएगा। तो आप डेफिनेटली इंडियन कंपनी का है तो फॉरेन ब्रांचेस का छोड़कर, जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ फॉरेन ओवरसीज ब्रांचेस को छोड़कर इंडिया वाली जो है, इंडिया में जितना भी इनकम आया है उसे आप कंसीडर करेंगे। रूल 8 में जो है लास्ट बात लिखी हुई है आपकी CSR रिपोर्टिंग। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड्स रिपोर्ट होगी कंपनी की, कवर्ड अंडर दीज रूल्स पर्टेनिंग टू अ फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 shall include an annual report on CSR, तो जो बोर्ड रिपोर्ट है उसमें जो है CSR पर भी जो है एक एनुअल रिपोर्ट लगी होगी। एंड इन केस ऑफ फॉरेन कंपनीज बैलेंस शीट फाइल्ड अंडर सेक्शन 381 शेल ऑल्सो कंटेन एनेक्चर रिगार्डिंग रिपोर्ट ऑन CSR, मतलब कि जो फॉरेन कंपनी है बट उसकी इंडिया में कोई ब्रांचेस है, इंडिया में कोई उसके ऑपरेशन चलते हैं, तो इंडिया ऑपरेशंस के लिए डेफिनेटली उसको जो है रजिस्ट्रार को फाइल करनी पड़ती है अपनी बैलेंस शीट। उसके पीछे जो अगर CSR में वो कवर्ड है तो CSR की भी रिपोर्ट लगेगी, और रिपोर्ट में सारी चीज़ें बताई होगी। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, कितना जो है हमें ये जो है हमारे टर्नओवर का जो है 2% कैलकुलेट किया है हमने, प्रॉफिट जो है प्रॉफिट का 2% हमने कैलकुलेट करा है, वो हम जो है CSR में लगाएंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में लगाएंगे और कितना कितना प्रोजेक्ट हो गया है, वो जो है CSR की रिपोर्ट आप लगाएंगे। इसी के साथ जो है CSR का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्लास में जो है इंटरनल ऑडिट कराऊंगा, छोटे छोटे चैप्टर्स कराऊंगा, जिसके बाद आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एंड बाय।